ट्रेडमार्क तो आपने फाइल कर दिया, पर ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन और अपोजिशन दोनों सिमिलर वर्ड दिखते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है तो और इसका कैसे जवाब देना है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इसका पूरा लीगल प्रोसेस। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन और ट्रेडमार्क अपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है, किस वजह से आपका ऑब्जेक्शन आएगा और किस वजह से आपका अपोजिशन आएगा। सो इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 9, सेक्शन 11 और सेक्शन 29 का पूरा प्रोसेस। तो डिफरेंस क्या है और जवाब देने का सही तरीका क्या है। सो वीडियो को देर ना करते हुए हम आगे सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन कब आता है, जब ट्रेडमार्क एग्जामिनर कोई भी इशू रेज करता है इनिशियल एग्जामिनेशन में। मतलब कि जैसे ही आप ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को फाइल करते हैं तो सबसे पहले उस फॉर्म को चेक किया जाता है। सबसे पहले उसकी क्लैरिकल चेकिंग होती है कि उसमें नेम, एड्रेस, ठीक है, ट्रेडमार्क का नेम इमेज से मैच हो रहा है या नहीं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट उसमें अटैच किए गए हैं वो प्रॉपर है या नहीं। जनरली आईडीज़ अटैच किए जाते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी, मीन्स आप जिस भी प्रोफेशनल से फाइल करते हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच करते हैं, जो भी मैंडेटरी होता है लगाना। ठीक है, इसके होने के बाद क्या बारी आती है, मेन तो डिपार्टमेंट को ट्रेडमार्क अप्रूव करना है ना। नेम, एड्रेस तो ठीक है, वो तो जस्ट एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो अब उस नेम को चेक किया जाता है कि इस नेम को अप्रूव किया जाए या नहीं किया जाए। तो यहीं पे उसी को जो है क्या कहा जाता है, एग्जामिनेशन कहा जाता है। जो कौन करता है, ट्रेडमार्क एग्जामिनर। जितने भी एग्जामिनर होते हैं सबको एप्लीकेशन अपॉइंट होती है। देखिए, एक ही कोई एग्जामिनर नहीं होता, बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं। और जैसे कि जो ट्रेडमार्क ऑफिस है इंडिया में एवरीवेयर है भी नहीं, 4 से 5 ही उसके जो है वो ऑफिस हैं। तो वहीं पे जो है अपॉइंट किया जाता है, स्टेट वाइज होता है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्शन आता है किसे, सेक्शन 9, मतलब एब्सोल्यूट ग्राउंड। मतलब कि क्या है कि हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं जो ट्रेडमार्क का नाम क्या है और ट्रेडमार्क का वर्क क्या है। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बताती हूँ। एग्जाम्पल जैसे स्वीट शॉप, ठीक है, हम स्वीट शॉप का ट्रेडमार्क आपने अप्लाई किया और आपका काम क्या है, आपका काम मिठाई का स्टोर ही है। ठीक है, तो अब ये कैसे चलेगा, दोनों क्या हो गए, दोनों जेनरिक हो गए। मिठाई और स्वीट दोनों क्या है, जेनरिक वर्ड्स है। जो आपका काम है आप उसी वर्ड का ट्रेडमार्क या उसके जो भी सम एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं या उसके से सिमिलर वर्ड्स होते हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, आप नहीं ले सकते। तो ये क्या था, इस बेस पे आपका जो है सेक्शन 9 के अंदर में आपका ऑब्जेक्शन आ जाता है। 9 में भी 9(1) होता है, 9(1)A और 9(1)B होता है। सो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के बारे में वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पोस्टेड है, तो आप देख सकते हैं। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप उस पर व्हाट्सएप करके भी हमें बता सकते हैं अगर आपको कोई ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आया है, या फिर अगर आपको ट्रेडमार्क नेम वेरीफाई करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या होता है, रिलेटिव ग्राउंड्स। मतलब कि ऑलरेडी ट्रेडमार्क उससे मिलता जुलता रजिस्टर्ड है, मे बी बोलने में सेम हो या फिर जो है रिटर्न में जो उसके जो वर्ड्स हैं काफ़ी हद तक सेम हो। जैसे कि अब ये देखिए एग्जाम्पल, टाटा और टाटा दोनों क्या है, बोलने में सेम है। ठीक है, मान सकते हैं कि ठीक है स्पेलिंग पूरी सेम नहीं है, बट क्या है, बोलने में सेम है ना। टाटा ऑलरेडी इतना रिनाउंड जो है ट्रेडमार्क है। सेम अगर किसी ने टाटा अप्लाई कर दिया कि जी मेरा तो लिखने में अलग है, तो देखिए इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्योंकि बोलने में तो सेम है, आपको लिखने पर नहीं जाता। कई सारे जो पब्लिक होती है वो सुनती है, तो दोनों क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन, इस केस में जो ऑब्जेक्शन आएगा वो सेक्शन 11 के अंदर में आएगा। मतलब कि अगर बोलने में सेम है या फिर दिखने में सेम है तो सेक्शन 11 में आएगा। और सेक्शन 9 में तब आएगा जब आपका ट्रेडमार्क नेम का जो अगर डिस्क्रिप्शन करे, मतलब उसकी जो लैंग्वेज देखे, और ट्रेडमार्क जो आपका वर्क है अगर वो दोनों जो है सेम है, सिमिलर है। जैसे कि हमने स्वीट शॉप देखा, अब आजकल बहुत ज़्यादा ये ब्रांड बहुत चल रहा है, मिठाई वाला, दूध वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आ रही है। ठीक है, मिलते हैं ट्रेडमार्क बट काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जो ट्रेडमार्क जो एग्जामिनर है वो इनिशियल एग्जामिन करके ऑब्जेक्शन को रेस करता है। तो रेस कर दिया, ठीक है, उन्होंने कर दिया, हमें कैसे पता लगेगा, मीन्स आपको एप्लीकेंट्स को कैसे पता लगेगा। देखिए, आपको एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी जो जनरली क्या है, आपके प्रोफेशनल्स जो हैं आपको अवेल करवाएंगे जब भी वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी।
कई बार क्या होता है देखिए, मैसेज और मेल डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं भी आता है। ऐसा कोई फुल श्योर नहीं है कि सबको ही आता है, रेयरली सबको नहीं आता है, बट आपके जो प्रोफेशन होते हैं जिनसे भी आप फाइल करवाते हैं वो प्रॉपरली जो है उसको चेक कर रहे होते हैं। जैसे हम जितने भी ट्रेडमार्क हम अप्लाई करते हैं, एवरी मंथ जो सारे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है जो इन प्रोसेस है उनको हम चेक करते रहते हैं मंथ में एक बार कि किसी में कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर कुछ भी अपडेट हुआ है तो हमें क्या करते हैं, हम अपने जो एप्लीकेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी बताती हूँ, एग्जामिनेशन रिपोर्ट का फाइल विद इन 30 डेज़ करना होता है, तो इसी रीज़न से हम एवरी मंथ चेक करते हैं। क्योंकि किसी का भी नोटिस अगर देखिए रह जाता है तो वो क्या होता है, उस ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन को अबेंडन भी मान सकते हैं और उसका जो रिप्लाई करने का जो टाइम है वो ऑफ कर दिया जाता है। तो सपोज दैट एग्जामिनेशन भी अब दो टाइप की होती है। एक एग्जामिनेशन होती है कि जी आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो गया, तो वहाँ तो लिखा हुआ आएगा एक्सेप्ट हो गया और एडवर्टाइज के लिए चला गया। दूसरी बात, अगर एक्सेप्ट नहीं होता, उसमें कोई भी सेक्शन 9 या 11 का ऑब्जेक्शन आता है तो उसका वो नोटिस आता है। उसमें फिर क्या होता है, रिप्लाई फाइल करना होता है। रिप्लाई फाइल कर दिया, रिप्लाई फाइल करने के बाद भी सेम वही चीज़, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर उसमें एक्सेप्टेंस का ही नोटिफिकेशन आता है, और अगर रिजेक्ट हो गया तो देखिए रिजेक्ट बहुत रेयर केस में होता है, रिजेक्ट इतनी जल्दी नहीं होता, तो या फिर आपको एक हियरिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो हमारा जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट का जो हम रिप्लाई डालते हैं वो हम रिटर्न में डालते हैं। उसके बाद जो अगर उस पर वो एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर हियरिंग अटेंड होती है। हियरिंग क्या, जैसे कोर्ट में होती है, सामने जाके जो वहाँ पे एग्जामिनर होते हैं उनसे सामने जाके जो भी हमें सबमिट करना होता है वो सबमिट करते हैं। तो हियरिंग भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होती है। अगर जी देखिए इम्पोर्टेंट, जितना ज़्यादा आपका ट्रेडमार्क इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा आपको ये जो स्टेप्स है वो इम्पोर्टेंट लगेंगे। अब अगर हम एक सीरीज़ देखें कि किस तरह से टाइमलाइन होती है, देखिए आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया, उसके बाद एग्जामिनेशन आएगी, अगर ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन का आपको रिप्लाई फाइल करना होगा, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रिप्लाई पर एक्सेप्ट होता है तो हियरिंग जाएगी, हियरिंग के बाद या फिर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट होता है। हियरिंग के बाद ज़रूर ऐसा होता है रिजेक्शन के चांसेस। और उसके बाद है ट्रेडमार्क अपोजिशन क्या है। हमने ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसके बाद है ट्रेडमार्क अपोजिशन क्या होता है सेक्शन 21 में। सबसे पहले हम लीगल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 21 ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर में ट्रेडमार्क अपोजिशन आता है। ट्रेडमार्क अपोजिशन 4 मंथ ऑफ पब्लिकेशन में फाइल किया जा सकता है। अभी पब्लिकेशन क्या होता है, देखिए जब भी आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्टेड होता है, एक्सेप्टेड होते ही आपका सर्टिफिकेट कभी भी जनरेट नहीं होता है। उसके बाद वो 4 महीनों के लिए एडवर्टाइज पे जाता है। इन 4 महीनों में अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रेस करता है उसी को अपोजिशन कहा जाता है। तो 4 महीने का टाइम मिलता है, 4 महीने में ही कर सकते हैं। उसके बाद जो है अपोजिशन नहीं लिया जाता, ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट उसके बाद अपोजिशन नहीं लेता है। अब अपोज कर कौन सकता है, कौन कौन कर सकता है, देखिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर, अगर जैसे टाटा और टाटा का हमने एग्जांपल देखा तो जिसके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो जो है अपोज कर सकता है। उसके बाद अनरजिस्टर्ड है बट वो पहले से यूज़ कर रहा है, अगर कोई ट्रेडमार्क उसके पास प्रॉपर एविडेंसेस है कि वो पहले से ही यूज़ कर रहा है तो और फिर क्या करेगा, या कोई भी ट्रेडमार्क जिसका ऑन प्रोसेस है और वो पहले से यूज़ कर रहा है वो भी जो है अपोज कर सकता है। कई बार हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं कि जो पर्सन्स होते हैं एक ही बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो कई बार जब जो है बिजनेस अलग हो जाता है, पार्टनरशिप टूट जाती है, तो जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं वो जो है उस ट्रेडमार्क को अप्लाई कर लेते हैं अपने नेम पे। तो जब बाकी पार्टनर्स को पता लगता है, क्योंकि जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म टूटती है तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट होकर ही टूटती है, तो उस एग्रीमेंट में ये पॉइंट ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए कि इस बिज़नेस का नेम कोई और यूज़ करेगा या फिर नहीं करेगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर पार्टनर से एक उस बिज़नेस का नेम यूज़ करके फेम पा रहा है तो ये जो है बाकी पार्टनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मीन्स उनको उस तरह की, क्योंकि हकदार सारे ही होते हैं, तो जब एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। या फिर कई बार क्या होता है किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ने के बाद ठीक है उसी नेम का मिलता जुलता अप्लाई कर देते हैं, तो ये सारे प्रोस्पेक्टिव एविडेंस भी सबमिट करने होते हैं। कई सारे होते हैं, वो जब आप किसी प्रोफेशनल से डिस्कस करेंगे या फिर हमसे डिस्कस करेंगे तो हम इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद एक ग्राउंड देखिए, सिमिलैरिटी, बैड फेट, जेनरिक यूज और डिसिप्लिन, ये भी ग्राउंड्स होते हैं। सिमिलैरिटी मतलब आपका ट्रेडमार्क मैच हो रहा है, सपोज दैट आपका कोई ट्रेडमार्क ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं, रजिस्टर्ड भी है या फिर यूज़ कर रहे हैं पहले से, और किसी ने आके रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, मतलब अप्लाई किया उनका एक्सेप्ट हो गया। कई बार देखिए वो हो जाता है बाय मिस्टेक भी एक्सेप्ट हो जाता है, और कई बार देख ठीक है पूरा मैच नहीं हो रहा, पूरा मैच होगा तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो अगर आपको लगता है कि सिमिलर है, ठीक है, किसी ने बैड फिट, जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जांपल बताया, कभी पार्टनरशिप फॉर्म टूट जाते हैं तो कोई दूसरा पार्टनर उससे रजिस्टर करवाने के लिए अप्लाई कर देता है, या फिर कोई एम्प्लॉय निकला है वो ऐसा कर सकता है, कंपनी बंद हुई है। उसके बाद है जेनरिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिसिप्टिव मतलब कि धोखा देना, डिसीव मतलब क्या, चीट करना। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उस इस ये रीजंस भी होते हैं, इन ग्राउंड से भी अपोजिशन बनाया जाता है। अपोजिशन एक केस की तरह होता है जो कि कोर्ट में, तो इसमें पहले ट्रेडमार्क कोर्ट्स में जाता है। प्रोसेस क्या है देखिए, सबसे पहले आपको एक नोटिस ऑफ अपोजिशन बनाना होता है, उसको सबमिट करना होता है। सबसे पहले तो आप ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ऑनलाइन सबमिट करेंगे। प्लस उसका नोटिस आप जिसका ट्रेडमार्क अपोज कर रहे हैं उसको जो है आपको हार्ड कॉपी भी सेंड कर देते हैं। ये सारे जो लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं ये आपके जो प्रोफेशनल्स वो हैंडल कर लेते हैं। उसके बाद सामने वाले पार्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद इन 2 मंथ्स के अंदर में उनको जो है अपोजिशन का जो रिप्लाई होता है वो फाइल करना होता है। अगर वो नहीं करते हैं तो जिन्होंने अपोज किया है उनका फिर एविडेंस का टाइम आ जाता है। 2 महीने के बाद देखिए दोनों पार्टी के एविडेंस का टाइम आ जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जिसका अपोज किया गया है वो मान लीजिए ए है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, और बी है, ठीक है। ए ने बी को अपोज किया है, ठीक है, तो बी के पास 2 मंथ्स का टाइम है। इस 2 मंथ्स में अगर वो रिप्लाई फाइल कर देता है तो ठीक है, फिर ए और बी दोनों को एक एक करके अपना एविडेंस फाइल करना है। और अगर बी, ठीक है, रिप्लाई नहीं करता है, एक्सवाइजेड किसी भी रीज़न से उसे पता नहीं लगा या जो भी है, तो उसके लिए क्या होगा, ए को क्या करना होगा, अपना एविडेंस फिर वो सबमिट करेगा। ए को तो अपने सारी चीज़ें प्रोसेस करनी है, उसके बाद फिर हियरिंग्स होगी और उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कई बार 2 महीने के बाद भी अलाउ हो जाता है, थोड़ा सा रिस्क रहता है पर चांसेस होते हैं कि अलाउ हो जाता है। तो देखिए कोशिश तो करनी है, अगर आपके लिए आपका ट्रेडमार्क इम्पॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप उसके लिए कोशिश तो करेंगे ही। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसका देखिए प्रोसेस क्या होता है, जब भी ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होता है तो एक जर्नल पब्लिश होता है जो कि 4 मंथ के लिए, 4 महीने के लिए होता है, मीन्स नॉर्मल पब्लिक में आ जाता है। वो क्या है, जर्नल क्या होता है, ट्रेडमार्क्स के जो वेबसाइट होती है उस पर ही आपको जर्नल दिखता है। तो इन 4 महीने में अगर कोई अपोज फाइल कर देता है, तो जिसको अपोज किया है, जैसे हमने यहाँ ए और बी का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, ए ने बी को अपोज किया तो बी को रिटर्न में क्या करना है, काउंटर फाइल करना है। टाइमलाइन डिसाइड होती है 2 मंथ 1 मंथ, जितना भी टाइमलाइन उस पर डिसाइड है, जनरली 2 मंथ होती है, तो उसमें सबमिशन करना होता ही है। उसके बाद दोनों पार्टीज अपना एविडेंस फाइल करेंगे, उसके बाद हियरिंग्स होगी। आजकल जनरली हियरिंग ऑनलाइन भी हो जाती है, ऑफलाइन भी होती है। हियरिंग के बाद क्या होता है, जो भी जज होते हैं, जो भी एग्जामिनर होता है, वो अपना डिसीजन लेता है उसको। और ये हियरिंग कई सारी भी हो सकती है, डिपेंड्स कि क्या क्या सबमिशंस हो रही हैं। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्शन और अपोजिशन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले रेस कौन करता है, देखिए ऑब्जेक्शन कभी भी ट्रेडमार्क एग्जामिनर रेस करता है, अपोजिशन कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी अपोज कर सकता है। कब होता है, एग्जामिनेशन की जब जब आपकी एप्लीकेशन फाइल होती है उसके बाद ऑब्जेक्शन को जो क्या है रेस किया जा सकता है। और अपोजिशन कब होता है, जब पब्लिश जर्नल, मतलब जब जर्नल पब्लिश हो जाता है उसके बाद ही अपोजिशन फाइल होता है। लीगल सेक्शन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्शन में जनरली सेक्शन 9 और सेक्शन 11 होता है, और भी होते हैं बट वो उतना नहीं होता। उसके बाद अपोजिशन क्या हो गया, सेक्शन 21 का जो है अपोजिशन का एक्ट लगता है। रिस्पॉन्ड करने का टाइम देखिए ऑब्जेक्शन में 30 डेज का होता है, अपोजिशन में कभी भी 2 मंथ्स का काउंटर स्टेटमेंट का फाइल करने का टाइम होता है। ऑब्जेक्शन में जो ग्राउंड्स होते हैं देखिए, या तो एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव, यही दोनों ग्राउंड होते हैं। अपोजिशन में होता है पहले से यूज़ कर रहे हैं, सिमिलर है, बैड फेथ के जरिए जो है ट्रेडमार्क को अप्लाई किया गया है तो कोई अपोज कर देता है। आउटकम क्या होता है देखिए, ऑब्जेक्शन का क्या, रिप्लाई फाइल होने के बाद या तो वो जनरल में जाता है, नहीं तो वो हियरिंग में जाता है। हियरिंग में कब जाएगा, अगर वो जो है आपका एक्सेप्ट नहीं होता है, एग्जामिनर आपके जो भी आपने सबमिशन दिया है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो बेस्ट तरीका ये होता है आपको हमेशा जो है किसी प्रोफेशनल से अच्छे से ऑब्जेक्शन का रिप्लाई आपको बनवा के सबमिट करवाना चाहिए। उसके बाद है मार्क इज़ एक्सेप्टेड या फिर रिफ्यूज़। अपोजिशन में देखिए या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिफ्यूज़ होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ ही होगी, क्योंकि सामने वाली पार्टी अब जब भी अपोज करती है
तो वो दो ही डिमांड करती है, या तो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए, या अगर पॉसिबल है तो उसको अपडेट किया जाए, कुछ इसमें चेंजेस किया जाए। जैसे कि सरदार बख्श और स्टार बख्श का जो केस था उसमें यही था, उसमें इमेज की प्रॉब्लम थी। इमेज जो सरदार बख्श ने जो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई की थी वो मैच हो रही थी स्टार बख्श से। तो स्टार बख्श के उस केस में क्या हुआ था, सरदार बख्श ने अपना जो इमेज को अपडेट किया, अब खैर सरदार जी की फ़ोटोज़ पे लगी हुई है, तो वो ट्रेडमार्क जो है आगे वो चल गया, वो रिफ्यूज़ नहीं हुआ। वो कई बार इमेज पर भी ऑब्जेक्शन आता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको रिप्लाई कैसे करना है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का? सबसे पहले एग्जामिनेशन रिपोर्ट मैटर करती है कि जो ऑब्जेक्शन आया है वो कौन से सेक्शन में आया है और जो है क्या उसमें प्रॉब्लम आई है, कौन से सेक्शन के अंडर में जो है वो ऑब्जेक्शन आया है। उसके बाद है ड्राफ्ट का रिप्लाई जो है लीगल ग्राउंड्स पे ही बनाया जाना चाहिए। एविडेंस देखिए कई सारे होते हैं, सेल्स इनवॉइस, लोगों काफ़ी सारे प्रोस्पेक्टिव यूज़ किए जाते हैं, तो वो जब आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल से बनवाएंगे तो डेफिनेटली देखिए थोड़े चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। जनरली क्या है, कोई भी आपको रिप्लाई 1500 तक में बना के दे देगा, आपका सबमिट भी कर देगा, ठीक है। बट क्या होता है जब आप प्रोफेशनली अच्छे से तैयार करवाते हैं, उसको सारी चीज़ें लगाते हैं, क्योंकि इनकेस अगर रिप्लाई पे आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट नहीं होता तो वो जो ऑब्जेक्शन का रिप्लाई आपने सबमिट किया है ना, वो जब हियरिंग पे जाता है तो वहाँ पे भी आपके वो काम आता है, क्योंकि इनिशियली आप काफ़ी चीज़ें सबमिट कर चुके होते हैं। अटैच करना होता है एफिडेविट अगर ज़रूरत होती है, तो देखिए कोई अच्छा प्रोफेशनल होगा वही आपको बताएगा एफिडेविट्स। कई बार एफिडेविट्स क्या होते हैं, जब ट्रेडमार्क अप्लाई होते हैं उस टाइम पे भी कई सारे एफिडेविट सबमिट होते हैं। डिपेंड करता है कि जिनसे भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके ट्रेडमार्क की जो फाइल है, जो न्यू ट्रेडमार्क अप्लाई करवाते हैं, वो उसको किस तरह से देते हैं। कई सारे क्वेश्चन आपसे कई बार प्रोफेशनल्स पूछते हैं, तो वो इसीलिए पूछते हैं ताकि आपका ट्रेडमार्क अप्लाई करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ही बेस्ट तरीके से हो, ठीक है, मैक्सिमम बेस्ट उसमें पॉसिबिलिटी हो। क्योंकि जब वो अपना कोई भी देखिए अपना प्रोफेशनल चार्जेस जो कभी भी होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, किसी के कम होते हैं किसी के ज़्यादा होते हैं, डिपेंड होता है उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है, कितना उनका एक्सपीरियंस है। तो जब बेस्ट आउटकम चाहिए होता है तो देखिए आप सभी चाहते हैं कि जब हम बिज़नेस हम अपना अच्छे से करें तो अपने ट्रेडमार्क को भी बहुत अच्छे से सर्विस हम प्रोवाइड करें। मेंशन करना होता है डिस्टिंक्टनेस, यूनिकनेस और ब्रांड यूजेस। उसके बाद रिप्लाई सबमिट करना होता है आईबी पे विदिन 30 डेज में करना होता है। तो आप टाइमली जो है अपने ट्रेडमार्क के लिए आप भी अपडेट ज़रूर रहिए। आपको एक टिप देना चाहूँगी, अपने ट्रेडमार्क के लिए अच्छा सा अटॉर्नी ज़रूर हायर करें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपके पास जो पहले से वर्क कर रहे हैं जब सेटिस्फाई नहीं है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन आपका सेक्शन 11 का हो, 9 का हो या फिर आपका सेक्शन 21 का हो, अपोजिशन हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब अपोजिशन को कैसे हैंडल करेंगे, हमने अभी ऑब्जेक्शन को देख लिया कैसे हैंडल करेंगे। तो अपोजिशन के लिए सबसे पहले आपको काउंटर स्टेटमेंट बनवाने होते हैं, 2 मंथ में सबमिट करना होता है। और एक बात, काउंटर स्टेटमेंट को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, आराम से हफ्ते 10 दिन तो लगते ही हैं, क्योंकि अपोजिशन नोटिस ही कई बार हैवी होते हैं, कई बार 10-10 15-15 पेजेस के भी अपोजिशन नोटिस होते हैं, तो उसको पूरा रीड करना, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई बनाना तो टाइम लगता है। तो आप एंड टाइम पे तो ज़रूर इसमें आप डिले बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। और हाँ, इसकी कॉस्टिंग आपके जो ऑब्जेक्शन से काफ़ी ज़्यादा होती है, अराउंड 15 to 20 के अराउंड, इतना तो जाता ही, मिनिमम इतनी है। बाकी जिस हिसाब से आप अपना अटॉर्नी डिसाइड करेंगे उस हिसाब से जो है आपकी कॉस्टिंग लगने वाली है। आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, जनरली मैं आपको बता दूं तो आपके इन्वॉइसेस, ब्रांड यूजेस, सोशल मीडिया एड्स, ये जनरली ये चीज़ें होती है। बाकी तो आपके प्रोफेशनल आपके ट्रेडमार्क के केस को देख के बताएंगे कि आपके पास, और आपसे कुछ चीज़ें भी पूछेंगे, तो उस बेस पे डिसाइड होगा क्या एविडेंसेस होंगे। एविडेविट बनाएंगे, विटनेस बनाएंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अपीयर होंगे हियरिंग पे, और ऑथराइजेशन एजेंट्स को भी ज़रूर सेंड करेंगे, जिससे भी ज़रूरत होती है वो अपना लीगल प्रोसीजर वो देख लेंगे। अगर कोई भी काउंटर फाइल नहीं होता तो देखिए 2 मंथ्स के बाद क्या होता है, जो पार्टी अपोज कर रही है, मतलब हमारे अभी तक हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, ए अपोज कर रहा है तो 2 महीने बाद ए अपने एविडेंस सबमिट कर देगा, ठीक है, और एग्जामिनर अपना डिसीजन वो ले लेंगे। इसमें मैं आपको टिप्स ज़रूर देना पड़ू, देखिए अगर आपके पास ट्रेडमार्क के लिए कोई जेनुअल, प्रायर यूज़ प्रूफ, ओल्ड बिल, डोमेन रजिस्ट्रेशन, ये चीज़ें आपको ज़रूर, देखिए खुद से भी आपको ज़रूर अवेयर होना है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले आप भी जानते हैं कि आपके ट्रेडमार्क के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद है अपोजिशन को, ठीक है, हमने देख लिया किस तरह से हम हैंडल करेंगे, और ऑब्जेक्शन को भी हमने देख लिया हम किस तरह से हैंडल करेंगे। तो होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो अभी तो आप जान चुके हैं कि ऑब्जेक्शन या फिर अपोजिशन में क्या फ़र्क होता है।
और किस तरह से लीगल तरीके से जवाब आपको देना होता है। सो आपको ये जानकारी डेफिनेटली वर्केबल तो लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके ट्रेडमार्क के लिए आपका ऑब्जेक्शन आया है या फिर अपोजिशन है। आई विल डेफिनेटली हेल्प योर ट्रेडमार्क। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऐसे ही लीगल और बिजनेस वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए